प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12 की भूगोल में दूसरा लेसन है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। उनमें गोंड जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो, बुशमैन और भारत की जो संथाल है, भील जनजाति है, इसके बारे में अपन ने विगत क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं। गोंड जनजाति है जो भारत की प्रमुख जनजातियों में से यानी संथाल के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाली जनजाति को गोंड कहा जाता है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। गोंड अपने आप को कोइटूर या कोल भी कहते हैं। 16वीं से 18वीं सदी के मध्य भारत में गोंडों से शासित साम्राज्य, जिसमें गढ़ मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला पनपे हैं। यानी 16वीं से 18वीं सदी के मध्य भारत में गोंडों का साम्राज्य था। उन साम्राज्यों में गढ़ मंडला और देवगढ़, चांदा और खेड़पा पनपे हैं। मुगलों और 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद गोंड जनजाति हाशिए पर चले गई। वर्तमान में इसका निवास दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है। तो मित्रों, ये पहले यानी कि साम्राज्य विस्तार था, इनका शासक हुआ करते थे, लेकिन मुग़ल काल के अंदर और मराठा शासन के अंदर ये बहुत यानी कि हाशिए पे चले गए। साम्राज्य के रूप में इनको खदेड़ दिया गया और इनका जीवन एक पहाड़ी, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रह गया। यदि इनकी निवास क्षेत्र की बात करें तो देखो, निवास क्षेत्र में गोंड जनजाति है वो भारत के मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का जो भाग है, छत्तीसगढ़ का जो भाग है, इसके अलावा ये जो क्षेत्र है यानी तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कुछ भाग इसके असम, इन क्षेत्रों में ये निवास करती है। ज़्यादातर ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा और यानी महाराष्ट्र राज्यों के अंदर निवास करती है। भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो संथाल है। संथाल जनजाति है और संथाल के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड जनजाति है। ये दोनों जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जनजाति यानी प्रजाति का क्या है, भाग है। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जनजाति का यानी कि भाग है जो ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भाग में निवास करती है। और इन राज्यों में गोंड जनजाति है वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी, सोन, देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर का पठार, गढ़ जात की पहाड़ियाँ मित्रों उड़ीसा में हैं। तो गढ़ जात की पहाड़ियाँ इनमें रहते हैं और इन पहाड़ियों की ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर के बीच में है। इन क्षेत्रों में देश की प्रमुख नदियां हैं, जैसे नर्मदा, तापी, सोन, महानदी और गोदावरी का उद्गम हुआ है। यानी गोंड जनजाति है वो ज़्यादातर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, मैकाल, सोनगढ़ उच्च भूमि हैं, बस्तर का पठार, गढ़ जाट की पहाड़ियों में रहती है। और इन पहाड़ियों से मुख्य नदियाँ जो निकलती है, जैसे सोन देवगढ़ के पास में मैकाल श्रेणी से नर्मदा और सोन नदी निकलती है, तापी नदी है सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है,
महानदी गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत जो रूप है 120 सेमी से 160 सेमी के बीच रहता है। यदि गोंड की आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इसके जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण होती है। इन लोगों का मुख्य जो व्यवसाय होता है वो जूमिंग कृषि करना और आखेट करना होता है। ये यानी कि स्थानांतरण कृषि करते हैं और आखेट शिकार करते हैं। कुछ वनो उत्पाद संग्रहण भी करते हैं। पशुपालन मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। दीपा कृषि और जूमिंग कृषि का एक यानी जो प्रकार है जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष तक यानी खेती करने के बाद उसे पड़त छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों और झाड़ियों को जलाकर भूसी को साफ कर खेत तैयार कर दिए जाते हैं। उसमें फावड़े और हल से कुरेद कर बीजों को छिड़क कर बोया जाता है। बीज बोने के बाद देवी माता को और जंगल के अन्य देवताओं को पशु की बलि दी जाती है। और पेड़ा कृषि जो मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र और पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। तो मित्रों, जो दीपा कृषि है और पेड़ा कृषि ये मध्य प्रदेश में की जाती है और ये एक जूमिंग कृषि का रूप है। जो स्थानांतरण कृषि है जहाँ पे यानी कि जो पेड़ पौधों की टहनियाँ झाड़ियाँ और घास फूस है उसको जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं। 2-3 साल तक कृषि होती है, वापस ये प्रक्रिया दूसरी जगह दोहराई जाती है। इस प्रकार बदल बदल के जो खेत कृषि होती है जिसको अपन स्थानांतरण कृषि कहते हैं, इसे उत्तरी पूर्वी भारत में जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे दैया या दीपा कृषि के नाम से जाना जाता है। पेड़ा कृषि जो मध्य प्रदेश में होती है, पोडू जो उड़ीसा के अंदर होती है पोडू कृषि, और कुमारी कृषि जैसे केरल के अंदर होती है। राजस्थान में इसको बत्रा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी कि यहाँ जहाँ पे ये यानी जूमिंग कृषि करते हैं, स्थानांतरण कृषि करते हैं, उनके बाद में वहाँ देवी देवताओं को पसंद करने के लिए पशु बलि भी चढ़ाते हैं। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है, क्योंकि जो स्थानांतरण कृषि होती है वो पहाड़ी ढलानों पे होती है और वहाँ अपरदन और भूमि के कटाव को रोकने के लिए लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं। कुरुख, केवट और घीवर वर्ग के जो गोंड होते हैं वो मशुआ कर्म के द्वारा जीवन यापन करते हैं, यानी मछली पालन का कार्य करते हैं और पशुपालन भी किया जाता है। इसमें रावत वर्ग के मुख्य पेशा पशुचारण करना और दूध बेचना है। और रावत वर्ग का जो मुख्य काम है वो पशुचारण करना और दूध बेचना है, जबकि केवट और घीवर वर्ग के गोंड है वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। यदि आखेट की बात करें तो ये जानवरों का शिकार करते हैं। भारत में आखेट करना अब राजकीय नियमों से निषेध है, फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में वन्य जीवों का शिकार कर लेते हैं। धीरे धीरे शिकार का स्थान यानी कृषि ने ले लिया है। अधिकांश गांव है वो अब शिकार छोड़कर कृषि करने लगे हैं। भोजन में ये कोदू और कूट की जैसी स्थानीय अनाज गोंडों का मुख्य खाद्यान्न होता है। सब्जियां घरों में उगाकर या जंगलों से प्राप्त करते हैं। जैसे कोई फंक्शन या त्योहारों पर चावल बनते हैं और शिकार से प्राप्त या बलि दिए गए जानवरों का जो मांस होता है वो खाने में प्रयोग करते हैं। गोंड धूम्रपान भी करते हैं तथा महुआ से बनी शराब का सेवन भी करते हैं। तो ये धूम्रपान करना और महुआ से बनी शराब का सेवन करने का भी शौक़ रखते हैं। वस्त्र और आभूषणों की बात की जाए तो गोंड प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती है।
यानी पुरुष और स्त्रियाँ दोनों चांदी और एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। स्त्रियाँ कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ और गले में काले मनकों और कोड़ियों से बना हार पहनती है। स्त्रियाँ अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती है। तो गोदना गुदवाना जो ये एक डायग्राम में भी दिया हुआ है, हाँ, गोदना गुदवाने की जो प्रथा है वो गौंड जनजाति में ज़्यादा है। यानी बाकी जो भील जनजाति है या संथाल है या एस्किमो या बुशमैन जनजाति है, उन सभी में गोदना गुदवाने की ज़्यादा जो प्रथा है वो गौंड जनजाति में है और स्त्रियाँ ज़्यादातर ये गोदना गुदवाती है। तो इसमें यानी कि लकड़ियों और गोदना गुदवाना ये महिलाओं का और ज़्यादातर यानी कि छोटी उम्र की जो लड़कियां होती है वो अपने बालों के जूड़े में सफ़ेद बांस से बंधे आधे दर्जन तक के यानी कंघे भी रखती है। तो जो लड़कियां होती है वो अपने बालों के यानी जूड़े में सफ़ेद बांस से बंधे आधे दर्जन तक के कंघे रखती है और महिलाएं शरीर पर गोदना गुदवाती है। निवास गृह की बात की जाए, निवास गृह गौंड नगले या पल्ली और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। गौंडों के जो निवास गृह होते हैं उसको नंगले या पल्ली कहते हैं। जिस स्थान पर वो आवास बनाना होता है उनका यानी कि शगुन निकलवाकर उस स्थान पर उत्सव भी मनाते हैं। जहाँ वहाँ रहने के लिए आवास बनाते हैं तो उसके लिए यानी मुहूर्त वगैरह निकाल करके फंक्शन भी रखते हैं। यहाँ तक कि यानी कि बतख और मुर्गे की बलि भी दी जाती है। इसके मकान यानी घास फूस और मिट्टी के बने होते हैं जिसमें रहने का कमरा, रसोई, बरामदा और पूजा घर जरूर होता है। यदि औजार और बर्तन की बात की जाए तो गौंड लोगों का औजार बहुत साधारण होते हैं, स्थानीय कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं और स्थानीय लोहार फालियाँ, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी, तीरों की नोक आदि बनाते हैं। लकड़ी के सामान ये लोग स्वयं ही बना लेते हैं। गौंड के घरों में कुछ चार यानी पाइयाँ और लकड़ी के स्टूल भी होते हैं और बैठने के लिए दरियाँ भी काम में ली जाती है। साथ ही साथ सोने के लिए भी दरियों का उपयोग किया जाता है। यदि इनकी समाज और संस्कृति देखें तो गौंड पितृशनात्मक समाज की रचना में रहते हैं, यानी पिता ही परिवार का मुखिया होता है। पिता की मृत्यु के उपरांत उसका संपूर्ण असल संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाती है। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है और गौंड लोगों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन है। यानी इनमें सेवा विवाह है या विनिमय विवाह है, जो लेन देन के द्वारा होता है उसको विनिमय विवाह कहते हैं। जो समाज के अंदर समाज के द्वारा यानी कि जो धार्मिक विवाह होता है जिसको अपन सेवा विवाह कहते हैं। हरण विवाह है वो ज़बरदस्ती जो विवाह होता है वो हरण विवाह है और विधवा विवाह भी प्रचलित है। तो इस प्रकार के विवाह भी प्रचलित है। इन लोगों में विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोत के निकट, आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। इस अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए राम धुनी का आयोजन भी किया जाता है। यानी कुछ ऐसे अनिष्ट कार्यों से बचने के लिए विवाह समारोह पर राम धुनी का आयोजन किया जाता है। गांव के मुखिया को पटेल और मुखादम तथा गांव के चौकीदार को कोतवार नाम से जाना जाता है। जो गांव का मुखिया होता है उसको पटेल या मुखादम कहते हैं और चौकीदार को कोतवार कहते हैं। आपसी विवाद का निपटारा गांव की पंचायत करती है। गांव के पुजारी और पुरोहित को देबारी कहा जाता है। गांव के अंदर जो पुजारी और पुरोहित होता है उसको देबारी कहा जाता है।
गोंड बोली है वो द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित है, जिसका संबंध तमिल और कन्नड़ से है। कई गोंड हिंदी, मराठी, तेलुगु भी बोलते हैं। साक्षरता का स्तर देश के औसत से बहुत नीचे है और महिला साक्षरता लगभग नगण्य है। गोंड जनजाति के लोग नृत्य और गीतों के साथ पारव उत्सव मनाते हैं। गोंड पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाना गाते हैं और नाचते हैं, पूरा आनंद लेते हैं। स्त्री पुरुष दोनों साथ में नाचते हैं और धुलिया गोंडों का प्रमुख गायक जाति होती है। गोंडों के अंदर जो धुलिया होती है वो उनकी प्रमुख गायक जाति होती है जो गाने का काम करती है। प्रधान गोंडों की मान्यताओं और इतिहास को गाकर लोगों को सुनाते हैं और यानी कि प्रधान के कथा अनुसार गोंडों के भगवानों ने भी जन्म लिया है तो उसकी माँ ने उसे यानी बेसहारा छोड़ दिया। यानी ऐसा माना जाता है कि जो धुलिया गोंड होते हैं वो अपने प्रधान गोंडों की मान्यता और इतिहासकार यानी गाकर सुनाते हैं और उनके अनुसार यानी कि जब गोंडों के भगवानों ने जन्म लिया था तो उसकी माँ ने उसे बेसहारा छोड़ दिया था। देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया, लेकिन शंभू महादेव ने उनको एक गुफा में कैद कर लिया और गोंड के नायक पालेंडी कपार लिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से उन्हें गुफा से आज़ाद करवाया और वे 4 समूह में गुफा से बाहर आए। तभी से ही गोंड 4 मुख्य वर्गों में बंटे हुए हैं, जिसे यानी गोंडी भाषा में शगा कहते हैं। तो ये इनके कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गोंडों को यानी कि भगवान ने वहाँ जन्म लिया और उनको बेसहारा छोड़ दिया, देवी पार्वती ने उनको बचाया। अंत में यानी कि गोंडों के नायक पालेंडी कमार लिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से उन्हें गुफा से आज़ाद करवाया, जिससे वो गुफा में यानी कि 4 समूह में निकले और उसके बाद गोंडों में मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांट दिया गया है, जिसे उनकी भाषा में सगा कहते हैं। गोंड भूतकाल के मुर्गों को आपस में लड़ाकर यानी कि अपना मनोरंजन भी करते हैं। बड़ा देव श्री शंभू महादेव परसापेन इसके प्रमुख देवता है। शीतल माता छोटी यानी कि माता देवी की भी पूजा करते हैं। ये लोग देवी देवताओं का प्रसन्न करने के लिए यानी अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि भी देते हैं और इसमें अनेक प्रकार के जादू टोला भी प्रचलित है। रात्रि जागरण भी करते हैं। अधिकांश गोंड हिंदू है पर कुछ लोग प्रकृति पूजक भी है। प्रकृति पूजकों का विश्वास है कि भगवान वनों में निवास करता है और गोंड लोग काली, दंतेश्वरी और बड़ा देव को नर बलि भी देते हैं, जिसे 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दिया था। गोंड जनजाति के लोग मृत शरीर को जलाते हैं और दफनाते भी हैं। इनका विश्वास है कि आत्मा अजर और अमर है। यदि आधुनिक संस्कृति से संपर्क की बात की जाए तो गोंड लोगों का आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास के कारण विगत 30 वर्षों में श्रमिक कर्म की प्रवृत्ति बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोग खदानों और विनिर्माण उद्योगों में श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे हैं। खनन और निर्माण केंद्रों के समीप इनकी नई और स्थायी बस्तियां बस गई है। इन बस्तियों में अस्पताल, विद्यालय, बाजारों और बैंकों और पंचायतों की स्थापना हुई है। सड़क व रेल मार्गों के जाल से इनका संपर्क शहरों की ओर बढ़ा है। जीवन शैली में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। पुराने रीति रिवाज और परंपराओं की पकड़ ढीली हुई है। सरकार ने दास्ता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए
ऋणी की कई पीढ़ियाँ को शाहूकार के गुलामी की भांति कार्य करना पड़ता था। शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है और जीवन अधिक सुविधाजनक हो गया है। गौंड जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कारण इन्हें सरकार से कई सुविधाएं और लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं। तो मित्रों, गौंड जनजाति में जो आधुनिक संस्कृति में जो बदलाव आया है, उससे अब वो उनका पैतृक जो कार्य था, पहाड़ी क्षेत्रों में रहना, शिकार करना, जूमिंग वगैरह कृषि करना, वो अब यानी धीरे धीरे कम होने लगा है। अब जहाँ गौंड जनजाति निवास करती है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में खनिज का उत्पादन होता है और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के कारण अधिकांश गौंड है वो यानी श्रमिक कार्यों में इन्वॉल्व हो गए हैं और इन औद्योगिक केंद्रों के समीप उनकी बस्तियां भी होने लगी है, जिससे उनकी कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं, विद्यालय की, अस्पताल की, मार्केट की, पंचायतों की, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, उनको भी मिलने लगी है। और इसके अलावा उनके अंदर जो प्रथाएं थी, जो पुराने रीति रिवाज, रूढ़ियाँ थी, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी है। अनुसूचित जनजाति के अंदर उनको शामिल होने से भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा उनको अनेक सुविधाएं भी मिल रही है।